गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल। आज आपको एजेंट्स के अधिकार के बारे में बताऊंगी। एजेंट कौन होते हैं? बीमा एजेंसी अगर हम देखें तो एजेंट वे व्यक्ति होते हैं जो बीमा कंपनी के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। यानी या हम कहें कि बीमा एजेंट जो है बीमा कंपनी के लिए बीमा व्यवसाय करने का कार्य करते हैं। जो बीमा एजेंट होते हैं उनको बीमा कंपनी द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं। उन अधिकारों में रहकर ही एजेंट्स को कार्य करना होता है। एजेंट जो भी कार्य करता है उसके लिए उसका प्रधान उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि एजेंट जो कार्य करता है वह नियोक्ता स्वयं भी कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के कार्य करने की क्षमताएं सीमित होती है, तो इसलिए वह अपना हर कार्य स्वयं नहीं कर पाता है। इस कारण उसे अपनी ओर से कार्य करने के लिए एजेंट की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो एजेंट जब कार्य करता है, एजेंट नियोक्ता के लिए कार्य करने को तैयार होता है, तो उसे नियोक्ता की ओर से कुछ कार्य करने के अधिकार दिए जाते हैं और एजेंट का दायित्व बनता है कि वह उन अधिकारों के क्षेत्र में रहकर ही कार्य करे। यदि वह अधिकारों के बाहर कार्य करेगा तो उसके अधिकारों के बाहर कार्य माने जाएंगे। तो एक नियोक्ता तभी उत्तरदायी माना जाएगा जबकि एजेंट अपने अधिकारों के अंतर्गत रहकर कार्य करता है। तब हम देखते हैं एजेंट को कि किस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं, जो इस प्रकार स्पष्ट है। नंबर 1 हम देखते हैं वास्तविक अधिकार यानी एक्चुअल राइट्स। सेकंड है प्रकट या दृश्यमान अधिकार और थर्ड है संकटकालीन अधिकार। तो जब भी एजेंट कार्य करता है तो एजेंट अपनी नियोक्ता के लिए कार्य करता है और एजेंट का दायित्व बनता है कि अपने वास्तविक अधिकारों के अंतर्गत रहकर वो कार्य करे। प्रधान द्वारा जो भी कार्य किए जा सकते हैं वो एजेंट भी कर सकता है। तो एजेंट को प्रधान द्वारा जो भी अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों में रहकर एजेंट को कार्य करना है। यदि वह अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उस पर प्रधान के दायित्व को क्षति पहुँचती है, उसके लिए एजेंट को उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एजेंट जो होता है उसको जो वास्तव में अधिकार दिए गए हैं उसी के अंदर अधिकार करने का उसको अधिकार दिया गया है। तो हर संभव एजेंट को प्रयास करना चाहिए कि उन अधिकारों में रहकर वह कार्य करे। इसी तरह से अगर हम देखें तो किसी भी एजेंट को व्यावसायिक संचालन के लिए अधिकार है। वह उस संचालन कार्य को करने के लिए सभी उन वैधानिक कार्यों को करने का अधिकार रखता है जो कि उसके प्रधान द्वारा उसको दिए गए हैं। तो ये तो था एजेंट के वास्तविक अधिकार जो प्रधान द्वारा एजेंट को दिए गए हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एजेंट को कुछ दृश्यमान या गर्भित अधिकार भी दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत भी नियोक्ता के लिए एजेंट को कार्य करना होता है। तो दृश्यमान अधिकार वे अधिकार होते हैं जो दूसरे या सामने वाले को दिखाई नहीं दिए को दूसरे को दिखाई देते हैं या अनुभव होते हैं, और जबकि वास्तव में वे अधिकार एजेंट को वास्तव में प्राप्त नहीं होते। दृश्यमान अधिकार प्रधान द्वारा एजेंट को दिए नहीं जाते, लेकिन प्रधान द्वारा अपने आचरण और शब्दों से बाध्य पक्षकार को विश्वास करवा देता है कि एजेंट के पास भी अधिकार है जिसके कारण वह कार्य कर रहा है। तो कभी कभी दृश्यमान अधिकार किसी एजेंट के पद या स्थिति से भी जुड़े हुए हो सकते हैं तथा ऐसी स्थिति में एजेंट द्वारा दृश्यमान अधिकारों को किसी सीमा में किए कार्य के लिए ही प्रधान उत्तरदायी माना जाएगा। अतः एक एजेंट का दायित्व बनता है कि वह पूर्ण सद्भावना से विश्वास से कार्य करे, क्योंकि उसके द्वारा किए गए कार्यों से प्रधान की जवाबदेही या दायित्व बढ़ते हैं। तो उसे अपने गर्भित अधिकारों में रहकर भी बड़े ध्यान से सावधानी से कार्य करना है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि प्रधान की दायित्व उत्पन्न हो जाए, क्योंकि देखा गया है एजेंसी के अनुबंध में एजेंट प्रधान के लिए कार्य करता है और उसका दायित्व होता है तृतीय पक्षकार के प्रति, लेकिन एजेंसी के अनुबंध में हमेशा मूल दायित्व नियोक्ता का ही माना जाएगा। एजेंट तो उसके लिए कार्य मात्र करता है। तो ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि एजेंट को अपने अधिकारों में रहकर कार्य करना है, क्योंकि एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों से प्रधान का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इसी क्रम में हम देखते हैं तीसरा अधिकार जो हमारे सामने आता है वो है संकटकालीन अधिकार यानी अथॉरिटी इन इमरजेंसी। कभी कभी स्थिति इस तरह की हो जाती है कि एजेंट को संकट काल में या बिना अपनी नियोक्ता के विचार विमर्श के भी कुछ निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि उस समय इतना कम होता है। यदि वो देर करेगा तो अनावश्यक उसको हानि हो सकती है और नियोक्ता का दायित्व बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता के लिए एजेंट को संकटकालीन स्थिति में कुछ अधिकार लेने होते हैं जो एक सामान्य विवेकपूर्ण प्राणी सामान्य स्थिति में या संकटकालीन स्थिति में स्वयं के लिए लेने का अधिकार रखता है। तो ऐसी स्थिति में एजेंट को स्वयं विवेक का प्रयोग करना चाहिए और हर संभव प्रयास करने चाहिए कि
उसे उस स्थिति में नियोक्ता को किसी प्रकार की हानि ना होने पाए। तो संकट के समय एक एजेंट अपने अधिकारों का उपयोग कब करेगा, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, ये कुछ बिंदु जो हम देख सकते हैं। पहली बात, एजेंट संकट के समय अपने प्रधान से आवश्यक संपर्क नहीं कर पा रहा है या संपर्क का निर्देश प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने स्वयं विवेक से संकटकालीन अधिकार का उपयोग करेगा। दूसरी बात, यदि उस संकटकालीन अधिकार का प्रयोग किया है, उससे यदि प्रधान को होने वाली क्षति में कमी आई है, तो वह उसके लिए अधिकार का उपयोग करना उचित नहीं माना जाएगा। इसी तरह से संकट के समय यदि उसने जो कार्य किया वो एजेंसी से संबंधित होना चाहिए तथा इसके साथ ही जो भी उसने कार्य किया वो सामान्य बुद्धि से किया है और जिसके कारण प्रधान को होने वाली क्षति से हानि से मुक्ति मिली है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि यदि एजेंट को संकट परिस्थितियों में कुछ इस तरह का अवसर मिलता है या इस तरह की स्थितियाँ हो जाती है कि वे स्वयं अपनी नियोक्ता संपर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसे स्वयं विवेक से निर्णय लेकर अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो कुल मिला के हम कहें तो हमारा सार यही निकल के आता है कि एजेंट को अपने नियोक्ता के लिए बड़ी ईमानदारी से सद्भावनापूर्ण कार्य करना चाहिए और हर संभव प्रयास करने चाहिए जिससे कि नियोक्ता को उत्तरदायी ना बढ़े। क्योंकि होता ही है कि एजेंट अगर सावधान से कार्य नहीं करेगा, केवल अपने कमीशन के लालच में ही कार्य करेगा, चाहे नियोक्ता दुरुपयोग होता रहे अधिकारों का, तो उससे क्या होगा, एजेंट लंबे समय तक एजेंसी अनुबंध में नहीं टिक पाएगा और उससे क्या होगा, प्रधान द्वारा एजेंट को हटा दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। तो एजेंट को एक पूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए अपने प्रधान के उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए बहुत जिम्मेदारी से विश्वास से कार्य करना है ताकि नियोक्ता को हानि से क्षति से बचाया जा सके।